नमस्कार जी, क्या हाल है? इधर देखिए जी, साइड में बोलो भाई, साइड में बोलो। आराम से बैठो। साइड में बोलो, साइड में। हटियो, साइड में हो जी। साइड में हो जी, साइड में हो, आप साइड में हो। क्या साइड में भाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में अच्छी की बात है ये ऐतिहासिक। हटियो जी, हटियो, एक बार साइड में हो। नमस्ते बहन जी। हमारे वीरेंद्र करोगा जी, बहुत खुशी की बात है कि उनकी गुड़िया गाजीपुर जी इंगे मुकरो भाई। खुशी की बात है हमारे बीच में आज गाँव लालपुर की ऐतिहासिक भूमि पर। हटियो, हटियो भाई, साइड में हो। अच्छी की बात है ये ऐतिहासिक क्षण है। एक मिनट। आप हमारे पास हल्के हरिकृष्ण जी, डॉक्टर सूरजवाल जी, दया भगत जी, गोवर्धन जी, डॉक्टर राज सिंह जी, दिनेश जैन जी, भानेराम दानक समाज से हमारे पूर्व प्रधान लफे सिंह जी, बनवारी जी बंजारा समाज से। बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, आज ऐतिहासिक क्षण है। हमारे दीपेंद्र संत हुड्डा जी का हम गांव की तरफ से और पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, जो आपने इस आयोजन की शोभा बढ़ाकर या गरीब मजदूर किसान के बसिया कहूं, आज आपके बीच में आए आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आपके अपने बेटे और आपके अपने भाई, हमारी बड़ी बहन और पूर्व में मंत्री रही, विधानसभा उठाती मेरी बड़ी बहन आदरणीय बहन गीता बुक्कल जी। और भाई मेरे को एक आदेश मिला, भाई हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी मेरे वरिष्ठ नेतागण स्टेज पे सम्मानित हैं, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये सारे सबका नाम लूंगा तो 1 मिनट बोलना है। मेरी माता शक्ति आज पूरे देश में जिस प्रकार से भगवान रविदास जयंती मनाई जा रही, एक हमारा बहुत बड़ा पर्व है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, उनके चरणों में अर्जी लगाता हूं कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे इस परिवार पे, मेरे बादली हलके पे, मेरे जिला झज्जर और मेरे हरियाणा पे कभी दुख का कोई साया भी नजदीक ना आए। हर वक्त आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा सदा बनी रहे, मैं भगवान से अर्जी लगाता हूं। अच्छी सी जो मदद हो, जो आप ड्यूटी लगाओगे वो हम भी करेंगे पूरी।
और एमपी साहब अपने ही रूप से घोषणा करेंगे और पूर्ण रूप से आपकी तन मन और धन से हमारे भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि CWC के मेंबर हैं, हम लोगों की आन बान और शान है। आप सबकी आवाज को मजबूती से पहले लोकसभा में और राज्यसभा में उठाने का काम करते हैं। हमारे यहाँ से हमारे भाई विधायक कुलदीप वत्स जी जो कि बादगी की हर व्यक्ति की आवाज को बनकर विधानसभा में आपकी आवाज को मजबूती से उठाने का काम करते हैं। और मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानित साथीगण, मेरे सामने उपस्थित हमारे सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, यहाँ की हमारी लाडपुर की जो अंबेडकर समिति है उसके सभी सदस्यगण और पूरे विश्व में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। एक ऐसी कोरोना जैसी की पूर्व शिक्षा मंत्री रही और मौजूदा झज्जर से हमारी विधायक जो कि लगातार 4 बार हरियाणा की विधानसभा में जिन्होंने जो पहुंची हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, तो कोई भी 4-4 बार नहीं पहुंचता। तो अगर कुछ ना कुछ काबिलियत होनी चाहिए, तो कुछ ना कुछ उनमें ऐसी लोगों के बीच में सबका मान सम्मान करके वो चलती हैं। हमारी बहन गीता बुक्कल जी हमारे बीच में, हमारे विधायक जिनको आपका आशीर्वाद मिला और दिन रात सुख दुख में आपके लगे रहते हैं। हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे भाई कुलदीप वत्स जी, मैं एक जो फैसला हुआ था क्योंकि बहुत ही समय का अभाव है, मैं सभी जगह सबके नाम लेता हूँ, मगर यहाँ पे क्योंकि समय का अभाव इसलिए है क्योंकि आज शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती पूरे हमारे इलाके में बड़े हर्षोल्लास से बनाई जाती है। कि गांव में मेरे को भी आज दर्जनों गांव में जाना है, शहर में भी जाना है और सबसे बड़ा प्रोग्राम रोहतक शहर में। यहाँ से बुकनिया जाएंगे, लोही जाएंगे, नींदाना जाएंगे, महम हल्के में पूरा आप फिर रोहतक शहर में जाएंगे जहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है। उसके बाद जहाजगढ़, तो सारे जो है ये मेरे को सब बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका संदेश आज भी 639 वर्षों के बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। समानता का, भाईचारे का, भारतवर्ष के लिए जो उनके दिए हुए, उनकी जो दी हुई रोशनी है वो आज भी उतनी, उसका उतना ही महत्व है। हम उस रोशनी को जो है अपने घरों में, अपने समाज में, अपने गांव में, हर कोने में उस रोशनी को लेके जाएं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश, भारतवर्ष, हम लोग अच्छे भविष्य की तरफ आपस में खुशहाली से हम सारे एक होकर आगे जाने का हमें जो है दिशा मिलेगी। आज इसी बात का हम यहाँ पे संकल्प लें। और मैं अपने लाडपुर गांव को बार बार प्रणाम करता हूँ, लाडपुर गांव का नमन करता हूँ, क्योंकि आज ये जो उनका संदेश था वो लाडपुर गांव के इस प्रांगण में वो संदेश जो है चरितार्थ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग छत्तीस बिरादरी मिलके, यही उनका संदेश था। शिरोमणि संत गुरु रविदास जी का जो संदेश था वो ये संदेश था जो आप यहाँ पे दिखाए रहे हैं। छत्तीस बिरादरी मिलकर आज इस प्रांगण में कितनी खुशी से, हर्षोल्लास से, मेरे को दिल से बहुत खुशी हो रही है कि लाडपुर गांव में इस तरीके से सारे मिलके इसमें प्रोग्राम में, इस आयोजन में सारे साथ आ रहे हैं। और यही उनका संदेश है, इसी को हम हमेशा याद रखें, इसी को ना भूलें। आपस का जो भाईचारा हमारा सबका है उससे बड़ी कोई। आज यहाँ शिरकत की सबसे पहले इसके बारे में, आज शिरोमणि संत गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पे हम अपनी तरफ से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनके द्वारा दिखाया हुआ रास्ता था, जो आदर्श थे, उन आदर्शों पे, उस रास्ते पे आज सबसे ज़्यादा अगर समाज उनके दिखाए हुए जो है, उनकी दिखाई हुई रोशनी को आगे लेके चलेगा, तो मैं समझता हूँ यही जो है हमारा जो है सबसे बड़ा आज हम सब संकल्प लें
इस अवसर पे, इस शुभ अवसर पे। और जो एक एक गांव, एक एक शहर के अंदर जो आज का इतना अच्छा कार्यक्रम जो है, आज लाडपुर गांव से हमने शुरुआत करी है, इसके बाद बुकनिया गांव में, फिर रोहतक शहर में, फिर लड़ायन में, बहुत से गाँव में हम लोग जाएंगे रविदास जयंती के उपलक्ष्य पे। तो यही एक हर्षोल्लास से पूरा हमारा इलाका बनाता है, ये हमारी एक परंपरा है, ये संस्कृति है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जो अविश्वास प्रस्ताव आएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने आश्वस्त है और क्या सरकार बैकफुट पे होगी? देखिए, ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। ये सरकार अविश्वास के बुनियाद पे बनी हुई सरकार थी, क्योंकि जिस पार्टी ने सरकार के खिलाफ वोट ली, जेजेपी, उन्होंने जाके जब सरकार को पूरे बहुमत नहीं मिला तो जाके सरकार मिलाने का काम किया अपने मतदाता के साथ विश्वासघात करके, हरियाणा के मतदाता के साथ विश्वासघात करके। और उसके बाद लगातार ये सरकार हरियाणा के लोगों के लिए पिछले 1.5-2 साल के अंदर ये सरकार हर तरीके का, हर वर्ग इस सरकार ने परेशान करने का काम किया। और अब जब से किसान आंदोलन आया है तो किसान को सबसे बड़ी देश की किसान विरोधी सरकार ये खट्टर सरकार साबित हो गई और जनता का विश्वास इस कदर खो दिया, जिसका उदाहरण बड़ौदा उपचुनाव में आपने देखा, जहां हम जीते, बीजेपी को हराया 4 साल की सरकार के बावजूद। आपने नगर निगमों में देखा, सोनीपत के अंदर देखा, वो तो आंदोलन के बीच में वो चुनाव हुआ था, वहाँ पे जो है शहर में भी हम जीत के निकले। सोनीपत के अंदर, अम्बाला के अंदर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। तो ये जो सारे नतीजे जो आए, ये इस बात को संकेत है कि सरकार जनता का विश्वास खो गई। और तो और हम मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र करनाल में प्रोग्राम करने में असमर्थ हैं, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उचाना में आज कार्यक्रम अपना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जनता और कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम नहीं कर सकते। जब कोई सरकार जनता का इस कदर विश्वास खो जाए तो विपक्ष की जिम्मेदारी है कि एकजुटता से किसान की लड़ाई लड़ें और किसान के पीछे जो है एकजुट होकर विपक्ष खड़ा हो। और यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सोच रही। ये अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए सरकार को घेरने के लिए। ये बात मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि जो 2 मेंबर, एक हमारे मेंबर की निरस्त हो गई मेंबरशिप प्रदीप चौधरी की कालका से, और दूसरे अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, इन 2 के बाद थोड़ी हमें नुकसान जरूर हुआ है विपक्ष को। ना तो जिस तरह से लड़ाई लड़ने की जो उम्मीद थी उसमें कुछ ना कुछ कमी हमारे को एक नुकसान हुआ, मगर हमारे हौसले में कोई कमी नहीं आई है। हम पूरे हौसले से फिर भी लड़ेंगे, इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आएंगे और जो है मैं समझता हूँ कि किसान की आवाज़ विधानसभा में पूरी उठाई जाएगी, दीपेंद्र सिंह ताकि ये क्लियर हो जाए। एक और इसका अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक और जो है कि भाई बहुत से विधायक जो या तो सरकार समर्थन वापसी घोषणा कर चुके हैं, कई निर्दलीय विधायक हैं, या उन्होंने जेजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अपनी जो है चेयरमैनी से इस्तीफा दे दिया है, तो या चेयरमैनी स्वीकार नहीं करी है। ये इन सभी की अग्नि परीक्षा विधानसभा में जब मतदान होगा तो ये पता चलेगा कि ये अपने स्टैंड पे टिके हुए हैं या बाहर तो किसान की भाषा बोल रहे हैं और अंदर जाके सरकार की कुर्सी को सलाम कर रहे हैं। ये बात वहाँ पे उस दिन विधानसभा में स्पष्ट हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी, कौन जनता के साथ है और कौन सरकार के साथ। बलराज कुंडू का समर्थन आप करते हैं, जो सर इनकम टैक्स की रेट लगातार? देखिए, मैं इस माइक पे क्या ये जो पूरा मामला है इसकी क्या सच्चाई है, यदि क्या सच्चाई इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है पूरी, वो जानकारी जब आएगी, मगर यदि ये अविश्वास प्रस्ताव के से जुड़ा हुआ कोई अगर कार्रवाई सरकार करती है तो वो तो अनुचित, पूरी तरीके से अनुचित होगी। सर, जो किसान लगातार फसलें हैं नष्ट कर रहा है, हालांकि भारतीय किसान यूनियन भी अपील कर रही है, दीपेंद्र हुड्डा मैंने पूरी तरीके से अपील करी कल किसानों से, अपने किसान भाइयों से, ये ऐसा ना करें, ये देश हित में नहीं है। अपनी फसल की कुर्बानी देने से जो सरकार 225 जानों की कुर्बानी देने के बावजूद जो सरकार के दिल में दया करुणा नहीं जागी हो, वो फसल की कुर्बानी से उस सरकार वो जागने वाली नहीं है। ये लड़ाई किसान हौसले और संयम से, किसान और मजदूर की एकता से ये लड़ाई जीती जा सकती है। ये जो है इस प्रकार से फसल जो है कहीं नष्ट करने का कोई कार्य ना करें। यूपी में कई किसान महापंचायत में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की, लगातार हरियाणा में भी आप जा रहे हो सर, अब किस मोड़ पर देखते हैं किसान आंदोलन को आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो किसान है स्वयं अपने साथ साथ उपभोक्ता की भी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अगर बीच में प्राइवेट कंपनियां बड़ी आएंगी वो उपभोक्ता को भी मुनाफे पे देंगी, किसान से सस्ते मिलेंगी, उपभोक्ता को मुनाफे में देंगी, सरकार अगर बीच में से हटती है तो ये कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ी लड़ाई है। और
मैं ये किसान को सलाम करता हूँ कि देश के किसान ने इस तरह का संघर्ष जो कभी 70 साल के इतिहास में ना हुआ होगा आज़ाद भारत के इतिहास में, सरकार एक ही विकल्प है कि सरकार इसमें इनिशिएटिव ले, पहल करे और किसान को दोबारा से बातचीत के लिए सरकार बुलाए। सर, पेट्रोल डीजल को लेकर जो शहरी मध्यम वर्गीय परिवार है वो काफी परेशान नजर आ रहा है, स्टूडेंट भी। सभी परेशान हैं। आज तक हमारे देश के इतिहास में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस इतनी महंगी नहीं हुई। सारी महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के। तो कहीं ना कहीं आज मध्यम वर्ग हो, चाहे वो गरीब परिवार हो, चाहे वो कोई भी किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको आज ये जो डीजल, पेट्रोल अनियंत्रित जो है रसोई गैस की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसको जो है कहीं ना कहीं सभी की जेब पे ये चोट आई है। सभी के घरों के बजट बिगड़ने का काम हुआ है। सरकार की जो है ये नीतियों को बेनकाब करती हुई ये तस्वीर है। रोजगार पॉलिसी को लेकर आपने सवाल उठाया कि भर्तियों में 75% जो आरक्षण की बात करते थे कहाँ है, दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट भी किया। आज दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा जो देश में सबसे ज्यादा जहां बेरोजगारी हो, पूरे देश में हर स्टेट की बेरोजगारी आती है, भारत सरकार निकालती है आंकड़े। पिछले 20 महीने से हर महीने के आंकड़े आते हैं, आप देखते हो 20 महीने से देश में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर, यूपी और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। यानी कि खट्टर सरकार किस बुरी तरह विफल हुई है। इन्वेस्टमेंट कहीं हुआ नहीं, निवेश हुआ नहीं, कोई बड़ी इंडस्ट्री आई नहीं, और सरकारी क्षेत्र के अंदर लगाने की बजाय निकालने का काम ये सरकार कर रही है। पीटीआई निकाल दिए, उसके बाद आपने देखा कि इनकी खुद की भर्ती जो ग्रुप डी की इन्होंने ढिंडोरा पीटा, उसमें स्पोर्ट्स के 1800 निकाल दिए। कई भर्तियां कैंसिल कर दी, जैसे अभी संस्कृत की कैंसिल हुई, इंग्लिश की कैंसिल हुई, और जो एक आधी भर्ती बीच में निकल भी रही है सरकारी क्षेत्र में, जैसे एसडीओ की भर्ती आई, उसमें आपने देखा 99 में से केवल 22 हरियाणा के 77, कोई बंगाल का है, कोई गुजरात का है। क्या जिस प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, हरियाणा जैसा प्रदेश, जिसके बच्चे सिविल सर्विसेज में निकलते हो, इतनी प्रतिभा हो, क्या उसमें इतनी भी प्रतिभा काबिलियत बच्चों में नहीं है कि एसडीओ और असिस्टेंट इंजीनियर में 99 पोस्ट में हरियाणा के बच्चे निकल पाएंगे हरियाणा में काम करने के लिए? और दुख की बात यह है, दो और बातें मैं आज कहना चाहता हूं इस उपलक्ष्य में। पहली बात तो जो ये डोमिसाइल 15 से 5 साल का किया गया है, इसमें खास तौर पे जो हमारे एससी वर्ग है और जो हमारे बैकवर्ड वर्ग हैं, उनको अब क्योंकि 5 साल में कोई भी पूरे देश से कोई आएगा, कोई भी वो हरियाणा की डोमिसाइल लेकर हरियाणा की जॉब्स के अंदर वो क्वालिफाई होंगे, वो अपने प्रदेशों में भी क्वालिफाई होंगे और हरियाणा में भी होंगे। तो ये क्या हरियाणा वालों को ये सुविधा किसी और प्रदेश ने दे रखी है? तो ये एक मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो दूसरी बात जो निजीकरण की तरफ सरकार बढ़ रही है, हम ये कहना चाहते हैं, ये आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण लाडपुर गांव में हुआ है, उनको जो है साक्षी नाक्षी मान के हम कहना चाहते हैं कि ये जो निजीकरण की जो इतनी बीजेपी ने हर चीज़ को बेचने का काम किया, निजीकरण कर दिया, उसके बाद जो आरक्षित वर्ग हैं उनको उनके आने वाले समय में भविष्य क्या होगा? कांग्रेस ने ये सारी बड़ी बड़ी जो देश के अंदर एक अपना इतने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के माध्यम से एक देश के अर्थव्यवस्था को एक स्थायित्व देने का जो काम